तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल छिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये टोटली फ्री मैं आपको हरियाणा जीएस के 2000 प्लस क्वेश्चन करवा रहा हूं। जो क्वेश्चन जिसमें से काफी क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी चुके हैं और जो आने की संभावना है वो भी मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि जो एग्जामिनर है वो कहां पर फोकस कर रहा है। तो हमने भी वहीं पर फोकस करने की कोशिश की है जहां जहां से आज तक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा था। तो उसी में कोई अगर नया पॉइंट है जिसके पूछे जाने के चांसेस हैं तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड की है। ठीक है, तो ये बुक मैंने आपको बताई थी, अगर लेनी हो तो आप ले सकते हो। रेडियंट पब्लिकेशन की है, इनकी ऑथर है प्रीति अग्रवाल। लगभग आपकी 100 से 120 या 30 रुपए की बुक होगी, आपकी 100 रुपए के आसपास है। काफी मतलब अच्छी बुक है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और थोड़ी थ्योरी भी आपको दी गई है, तो आप इसको ले सकते हो। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा होगा 30 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करा दिए थे, इसी को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आगे में इसको कंटिन्यू करना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही वाला था। ठीक है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, और ये लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। ठीक है, तो जहां से हमें कंटिन्यू करना है। हाँ, कल एक मैं छोटी सी बात आपको बता रहा था, वो थोड़ा सा एक ईयर मैंने आपको मिस्टेक से गलत बता दिया था, तो उसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में था आपका? वो फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, इसको आप एक बार जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने पिछली क्लास का जो नीचे कमेंट है वहां भी कर दिया था, इसको ठीक मैंने कर दिया था। बेसिकली इनका जो शासन रहा था दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली पे जो इन्होंने शासन किया था वो कब किया था? इन्होंने किया था 1351 से लेकर आपका 1388। ठीक है, 1351 से लेकर 1388 तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया था? राज किया था। ठीक है, उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो एक छोटी सी ईयर की मिस्टेक हो गई थी। बेसिकली इन्होंने जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद की जो नींव इन्होंने रखी थी, ये हम बोल सकते हैं कि फतेहाबाद नगर का जो स्थापना की थी वो इन्होंने की थी। और इन्होंने कब की थी? वो 1351 ईस्वी में की थी। उसके बाद दूसरा हिसार की इन्होंने स्थापना की थी, और हिसार की स्थापना इन्होंने की थी 1354 में। तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर गलती से 1501 और 1504 बोल दिया गया, 1351 और आपका 1354 है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में सिंचाई के लिए काफी नहरों का निर्माण भी करवाया था। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि फिरोज शाह तुगलक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकता है? टोपरा जो आपका अभिलेख था, अशोक का जो टोपरा अभिलेख, जो ये आपके अंबाला टोपरा से उठाकर लेकर गए थे और कहाँ रखवाया था इन्होंने? वो दिल्ली के आपके पुराने किले में इन्होंने रखवाया था। एक क्वेश्चन और बनता है इनसे कि वह कौन सा शासक था जिसके समय में गोहाना में विद्रोह हुआ था? कहां पर विद्रोह हुआ था? गोहाना में। तो जब गोहाना में विद्रोह हुआ था तो उस समय जिनका शासन था वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। तो फिरोज शाह तुगलक के समय पर गोहाना में इनके खिलाफ क्या हुआ था? इनके खिलाफ वो विद्रोह हुआ था। बेसिकली विद्रोह का जो कारण माना जाता है, ये माना जाता है कि इन्होंने जो लोग मंदिर में पूजा करते थे उनको बंदी बनवाकर इन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, मंदिरों में जो लोग पूजा करते थे उनको बंदी बनवाकर इन्होंने उनकी हत्या करवा दी थी लोगों की। तो यही कारण माना जाता है कि गोहाना में इनके खिलाफ क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा शासक था जिसने गोहाना में मंदिर में पूजा कर रहे लोगों को बंदी बनवाकर उनकी हत्या करवा दी थी? तो वो कौन थे? आपके फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, और यही है आपके। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ ही गोहाना में विद्रोह हुआ था, तो ये भी आपका है। एक गोहाना का जो स्थापना है, गोहाना की नींव किसने रखी थी? गोहाना की स्थापना की थी आपकी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही गोहाना नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, अब देखो पृथ्वीराज चौहान का जो ड्यूरेशन माना जाता है, जो टाइम है, वो आपका उनका जो बर्थ ईयर है वो है आपका 1148 और 1149। तो 1149 से लेकर 1192 तक उन्होंने शासन किया था। तो उसी टाइम के बीच में गोहाना की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही गोहाना का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? गोहाना के किले का जो निर्माण है वो भी किसने करवाया था? आपका पृथ्वीराज चौहान।
ने ही करवाया था। तो ये क्वेश्चन आपके गोहाना से संबंधित आपके आते हैं, और फिरोज शाह तुगलक का भी गोहाना से जो संबंध रहा है, जो क्वेश्चन आए हैं फिरोज शाह तुगलक के संबंधित आपके गोहाना से, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसके अलावा 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन से हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां से है, लो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था, या अशोक का परदादा था? देखो जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के भी पुत्र हुए थे कौन? अशोक। तो इस हिसाब से जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो अशोक के क्या थे? दादा थे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या आंसर आएगा इसका? अशोक के दादा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, और क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका आंसर दिया है ए दिया है, तो ये बिल्कुल सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक के दादा थे, ठीक है। उसके बाद बौद्ध काल के किन महाजनपदों में, आपको पता है उस समय पर 16 जनपद हुआ करती थी, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? क्यों? महाजनपदों में कौन कौन से हरियाणा के, जो अभी हरियाणा है उसके कौन से जो क्षेत्र थे वो आपके बौद्ध काल में जनपदों में, महाजनपदों में शामिल थे? वो थे आपके, बी आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर है बी, कुरु और पांचाल। तो बौद्ध काल में कौन शामिल थे? हरियाणा के कौन से हिस्से जनपदों में शामिल थे? तो वो आपके कौन थे? कुरु और आपका पांचाल, ठीक है। उसके बाद आता है कि हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो नवपाषाण काल है उसका जो संबंध है आपका किससे है? शीशवाल सभ्यता से है। तो इसका जो आपका उत्तर होगा डी, आपका उत्तर होगा कि हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता भी कहा जाता है? तो बेसिकली नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसको शीशवाल सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिए कि इन क्वेश्चनों को आप सबको करें, प्रैक्टिस करो इन पे, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कमेंट में आप नीचे पूछ सकते हो। इसके बाद आता है कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? बेसिकली अगर ये बुक आप परचेज करोगे तो इसमें जो आपको आंसर दिया गया है डी दिया गया है, जो कि गलत है आपका, ठीक है। डी इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं होगा। ऋग्वेद में जो हरियाणा को नाम दिया गया है वो है आपका कौन सा है? रज हरियाणा। तो ये याद रखिएगा, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम हरियाणा का था? तो इनका नाम था हरियाणा का रज हरियाणा। तो ए आपके इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि वामन पुराण में, वामन पुराण को वामन पुराण भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित मतलब बहने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली जो नदियां हैं उनका उल्लेख किया गया था, उनका जिक्र किया गया था। और वामन पुराण में बताया गया है कि हरियाणा में 9 नदियां बहती थी। तो 9 नदियों का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका 9 होगा। कितनी नदियों का जिक्र है? तो 9 का है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे? प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में गुजरात, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, तो बेसिकली हरियाणा को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं, मनुस्मृति में मनु के अनुसार जो हरियाणा का नाम है वो क्या है? आपका ब्रह्मवर्त है। और क्या नाम है हरियाणा का? मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति में हरियाणा को आर्यवर्त भी बोला गया है, ठीक है, कि हरियाणा का नाम क्या है? आपका आर्यवर्त, ठीक है। और इसके अलावा और भी है आपका, वो है आपका ब्रह्म ऋषि प्रदेश। किस नाम से? क्या नाम है आपका? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ये भी नाम आपका कहां पर है? मनुस्मृति में है, मनु के अनुसार ये नाम है। और तीसरा नाम ये भी आपका मनुस्मृति में ही है, जिसका नाम है आपका ब्रह्मवर्त, ठीक है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मवर्त। ये 3 नाम आपको मनुस्मृति में हरियाणा के देखने को मिलेंगे, आर्यवर्त, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, और तीसरा कौन सा है आपका? ब्रह्मवर्त, ठीक है। तो ये नाम आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ब्रह्मवर्त होगा। इसके बाद बारी आती है गुजरी महल सतम अभिलेख। गुजरी महल का जो सतम है उस पे बेसिकली 8 अभिलेख है, ठीक है। तो गुजरी महल सतम अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपको पता होगा
कि गुजरी महल कहां पर है, हरियाणा में गुजरी महल कहां पर है, हिसार में है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा डी होगा। 37 का आंसर आपका क्या है, डी है, और 36 का आंसर क्या था आपका, ए। तो गुजरी महल आपसे ये पूछेंगे, गुजरी महल कहां पर है, हिसार में है। गुजरी महल सतम अभिलेख वो उसी में है, तो महल के अंदर ही अभिलेख हैं, उनके सतम में जो पिलर होते हैं उनपे है, तो वो भी कहां होंगे, ऑटोमेटिकली वो भी आपके हिसार में ही होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, हिसार। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो जी, अगला क्वेश्चन ये है, देखो भाई, अगर पढ़ाने में आपको ये लगे नहीं हमें इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा, कोई और तरीका आपको लगता है कि नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए, जो मुझे बता दीजिएगा। तो जैसे आप बोलोगे उसी तरीके से हम इम्प्रूव कर लेंगे। वैसे मेरे को कोई दिक्कत लग नहीं रही, कोई कमी लग नहीं रही, क्योंकि बेस्ट तरीका है ये आपको प्रैक्टिस कराने का। अगर मैं आपको स्टैटिक जीके की तरह अगर पॉइंट वाइज में आपको याद करवाता हूं तो उसमें याद कम होते हैं। बेसिकली हम ऐसे अगर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके अगर हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो ज्यादा याद होते हैं, और बेसिकली एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन है उनको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली आपका 4 क्वेश्चन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो ये बहुत फेमस है आपका बनवाली। बनवाली आपका फतेहाबाद में है। ठीक है, बनवाली आपका कहां पर है, फतेहाबाद में। कहां पर, फतेहाबाद में। फतेहाबाद की थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी, आपकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और कब की थी, 1351 ईस्वी में। कब की थी, 1351 ईस्वी में। तो जो आपका बनवाली है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल, तो फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है, तो वो कौन सा है आपका, बनवाली है। कौन सा है आपका, बनवाली। लोथल कहां पर है, गुजरात में है। लोथल के बारे में आपको पता होगा, वहां पर एक बंदरगाह भी मिली थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की कौन से स्थान पर एक बंदरगाह मिली थी, तो लोथल गुजरात में मिली थी। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल फतेहाबाद के अंदर है आपका, मतलब उसी में है आपका कौन, बनवाली। ठीक है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो आपको पता होगा वैदिक काल के अनुसार जो हरियाणा है वो किसका मातृभूमि का इतिहास है, वो है आपका भरत का। कौन से वंश का, भरत वंश का। ठीक है, तो याद रखना कि वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से उपनिषद में हरियाणा का जो सामाजिक और आर्थिक आपका क्या है, जीवन है, उसका उल्लेख आपका किस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40, और इसका आंसर क्या है आपका, बी। तो इसका आंसर क्या है, छांदोग्य। क्या है आपका, छांदोग्य उपनिषद। इसके अंदर आपका क्या मिलता है, हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो काफी चीजें ऐसी होती है जिनको हम रिलेट करके याद करते हैं। जैसे मान लो आपको याद करना हो, ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक जीवन, अगर हम आर्थिक जीवन हमें अपना अच्छा करना हो, ठीक है, तो हम हर चीज को छान छान के, मतलब काफी प्रिकॉशंस हम लेते हैं। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर हमारा सामाजिक और हमारा आर्थिक जीवन अच्छा होना चाहिए तो हम हर चीज को बिल्कुल छान लेते हैं। ठीक है, छानने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट साफ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस चीज को छान लेते हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख किस में है, छालनी में, छान में। तो छान से आपका बन जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते, आपसे पूछेगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में ग्रोष्ठी लिपिबंध अभिलेख, हरियाणा में ग्रोष्ठी लिपिबंध अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा में जो आपका ग्रोष्ठी लिपिबंध अभिलेख है, इसका आंसर 41वें का सी आएगा, करनाल। तो 41 का आंसर क्या है आपका सी। तो याद रखिएगा ग्रोष्ठी लिपिबंध अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है आपका करनाल से। कहां से प्राप्त हुआ है, करनाल से। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसको हम मिटा के थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल, नवपाषाण काल मतलब क्या था, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, सीसवाल सभ्यता।
ठीक है, कि साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। बेसिकली इसका आंसर ए है 42वें का। ठीक है जी, बिल्कुल, पिंजोर काल का क्षेत्र से। तो पिंजोर काल का क्षेत्र से आपके नवपाषाण काल के आपको क्या मिले, साक्ष्य मिले, सबूत मिले कि हाँ यहाँ पर भी आपका क्या था, नवपाषाण जो सभ्यता थी वो यहाँ पर थी। तो कहां से, पिंजोर और कालका से। ठीक है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिला है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार आता है और ये देखो कई बार आपका आ चुका है। तो बेसिकली जो आपकी हड़प्पा सभ्यता में फतेहाबाद में क्या था आपका, बनावली। क्या था आपका, बनावली। लोथल फिर से वही आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफी फेमस लग रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल काम का है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, हरियाणा के सैंधव स्थल, सिंधु सभ्यता और सिंधु स्थल जो आपका एक ही बात है। ठीक है, हरियाणा के सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। मुद्रा मतलब एक सिक्का आपका प्राप्त हुआ है जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ तो सिंह का है, सिंह की तरह है, और सिंह बैल की तरह है। वो आपको कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो बेसिकली 44 का जो आपका आंसर है वो क्या है आपका बी। वो कहां से मिला है आपका, बनावली। और बनावली कहां पर है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद की नींव किसने रखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। और कब रखी थी, 1351 ईस्वी में। तो ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है बनावली, फतेहाबाद में। और यहीं से आपका ये विचित्र मुद्रा मिली है जिसपे एक विचित्र चित्र है। ठीक है, जो धड़ जिसका शरीर का है, ऊपर उसके बैल की तरह क्या है, उसके सींग है। ठीक है, अगला है गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ है। तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि गोहाना का जो स्थापना की थी वो किसने की थी, पृथ्वीराज चौहान ने की थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने की थी। और गोहाना के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने ही ये आपका कराया था। तो ये इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राजा हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होगा कि 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था भारत पे। ठीक है, और इनकी जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी। क्वेश्चन बनता है कि और ये किस मैं आपको बता दूं, राजा हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के शासक थे। इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था, जिनकी मृत्यु कब हो गई थी, 606 ईस्वी में। उनकी मृत्यु के बाद ये राजा बने थे। ये काफी दानी बताते हैं और ये हर 5 साल पे एक नदी के किनारे जाते थे और वहां पर सब कुछ दान कर देते थे। बताया जाता है एक बार तो इन्होंने अपने कपड़े तक दान कर दिए थे। तो ये काफी दानी बताए जाते हैं। ठीक है भाई, और इसके अलावा हर्षवर्धन से हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हर्षवर्धन के राजकवि का नाम बाणभट्ट था। और हर्ष चरित्र में इन्होंने, इनकी जो गाथा है, इनके जो मतलब विजय होते हैं, इनका जो भी इनका कार्यकाल रहा था उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ है। उसके बाद हेमचंद्र आता है। हेमचंद्र को और किस नाम से जाना जाता था, हेमचंद्र को और हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेमचंद्र और अकबर की सेना के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा, सेकंड जो वॉर हुई थी पानीपत की, वो किस किस के बीच में हुई थी, अकबर की सेना, ठीक है, और यहां पर हेमचंद्र, इनके बीच में हुई थी। और बताया जाता है कि 1556 में इनकी सेना हार गई थी और इनके अंगरक्षक थे, ठीक है, बहरम खान ने हेमचंद्र की गला काटकर हत्या कर दी थी, ये आपको बताया जाता है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था, आपका हेमचंद्र था। और हेमचंद्र कहाँ के शासक थे, रेवाड़ी का। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि रेवाड़ी से कौन से शासक संबंधित थे, तो वो आपके हेमू थे, हेमचंद्र थे। ठीक है, ये हिंदू थे। ठीक है, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, रेवाड़ी से संबंधित था, ये वॉर हुआ था। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। काफी अच्छी कहानी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो डाटा है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी को सुन ही लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को का जो टाइम बताया जाता है वो आपका 1149 से लेकर आपका 1192 तक बताया गया है। ठीक है, 1149 से लेकर 1192 तक। और इनके एक राजकवि थे, इनके काफी अच्छे दोस्त थे, इनके सामंत थे, जिनका नाम था आपका चंद बरदाई। देखो ये आपका जो नाम है आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगा।
कहीं पर आपको ये चंद बरदाई मिलेगा, क्या नाम था, चंद बरदाई, ठीक है। कहीं पर आपको चंद बरदाई लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको चंदर बरदाई लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नाम आपका इनका है, और चंदर बरदाई या फिर आपका चंद बरदाई। मैं आपको बता दूं कि चंदर बरदाई हिंदी भाषा के पहले कवि माने जाते हैं। चंदर बरदाई को हिंदी भाषा का पहला कवि माना जाता है, और इनकी जो रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, उसको हिंदी भाषा की पहली रचना माना जाता है, पहला महाकाव्य माना जाता है। हालांकि बोला गया है, ये आपका ये बताया गया है कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाए थे, बाद में उनके पुत्र को इन्होंने उसको पूरा करने के लिए बोला था। कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और इसके अलावा देखो इनके बारे में काफी डाटा आपको अलग अलग मिलेगा। इनका जो जन्म कहीं पर आपको 1148 मिलेगा, कहीं पर ये 1149 मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई को जो जन्म हुआ था एक ही दिन हुआ था, और ऐसा बोलते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी एक ही दिन हुई थी, बट ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हर बुक से आप देखोगे तो इनका जो ये वाला जो बर्थ है और जो इनकी डेथ है अलग अलग है। कहीं पर आपको 1191 मिलेगा, कहीं पर इनकी डेथ आपकी, चंद्र बरदाई की बात कर रहा हूँ, चंद्र बरदाई की डेथ कहीं पर आपको 1191 मिलेगी, कहीं पर आपको 1200 ईस्वी मिलेगी। तो ये इतना आपका स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो चंद्र बरदाई राजकवि थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है, एक रचना की है जिसका नाम है पृथ्वी रासो में पृथ्वीराज चौहान की जो विजय है, जो उनका जीवन था, उसके बारे में सारा सब कुछ बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के शासक होते थे जयचंद, उनकी पुत्री से इनका प्रेम था, और उनके पिता नहीं चाहते थे कि संयोगिता, उनकी पुत्री का नाम था संयोगिता, उनके पिता नहीं चाहते थे कि संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से हो। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान से शादी नहीं करने देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, संयोगिता का स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया। मतलब आपको पता होगा संयोगिता का जो होता है स्वयंवर, वो रखा, और आसपास के जितने भी राजा होते थे सबको निमंत्रण भेजा गया, इनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, ठीक है। वो नहीं चाहते थे इनके साथ उनकी शादी हो, क्योंकि ये उनके शत्रु थे, ठीक है, जयचंद के शत्रु थे, और जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी का साथ दिया था इनको हराने में, ठीक है, ये भी ऐसा बोला जाता है। बाद में गोरी ने उनको भी मार दिया था, ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि स्वयंवर हुआ, स्वयंवर का इनको पता लगा, संयुक्ता ने पत्र भिजवाया कि ऐसे ऐसे मेरा स्वयंवर हो रहा है, तुम आ जाना। इन्होंने बोला ठीक है जी, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जयचंद ने क्या किया, इनकी बेइज्जती करने के लिए इनका एक मूर्ति की जो मिट्टी की एक मूर्ति बनवाई, और उसको गेट पे एज ए दरबार रखवा दी, ठीक है। तो इनकी बेइज्जती करना चाह रहे थे वो, ठीक है, कि उनको एज ए दरबार मिट्टी की मूर्ति बना के दरबार की तरह दरवाजे पर रख दिया। उसके बाद संयोगिता जब अपने स्वयंवर के लिए आई, तो उन्होंने जितने भी वहां पर राजा आए हुए थे सबको छोड़ते हुए वो आगे बढ़ती गई, और लास्ट में इनकी जो मिट्टी की मूर्ति थी वो रखी हुई थी। उन्होंने देखा कि यहाँ तो एज ए गार्ड, एज ए चौकीदार इनकी मूर्ति रखी गई है, और उन्होंने जो माला थी वो उस मिट्टी की जो मूर्ति थी उसके गले में डाल दी, और उन्होंने बोला कि अब मेरी शादी हो गई है किनसे, पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान उसके बाद उनको लेकर भाग भी गए थे, ये भी कहा जाता है। और कहा तो ये भी जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने इनसे विवाह किया, इनको लेकर वो भागे थे, उसके बाद वो 6 महीने तक अपनी महल से बाहर नहीं गए थे, जिसकी वजह से उनकी प्रजा काफी परेशान हो गई थी, और उनके मंत्रीगण वगैरह उनसे काफी परेशान हो गए थे। ये भी कहने की बातें हैं, इतना प्रेम वो करते थे इनसे कि 6 महीने वो महल से बाहर ही नहीं निकले, ठीक है। इसके बाद ऐसा बोला जाता है कि 1191 में इनका युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी के साथ, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी के साथ हुआ, ठीक है। तो उस युद्ध में क्या हुआ, इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया, और मोहम्मद गोरी ने इनसे क्षमा मांगी, इन्होंने उनको क्षमा कर दिया। ये काफी उदार थे। हालांकि बोला जाता है कि इनके काफी मंत्री जो थे वो मोहम्मद गोरी को क्षमा करने के पक्ष में नहीं थे, बट इन्होंने मोहम्मद गोरी को क्षमा किया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है 1192 ईस्वी में दोबारा से मोहम्मद गोरी ने इन पे आक्रमण किया, और आक्रमण में इनकी सेना हार गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गए। कहने को यह भी कहा जाता है कि वहां पर
जो उनको बंदी बनाया गया था, बाद में वहां पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, ऐसा भी बोला गया है। बट एक कहानी ये भी है कि जो चंद्र बरदाई है, चंद्र बरदाई या फिर आपका चंद बरदाई, ठीक है, जो ये है, ये पीछे पीछे कहाँ चले गए, मोहम्मद गोरी के वहां चले गए, और धीरे धीरे उन्होंने मोहम्मद गोरी का जो विश्वास है वो जीता, और वो मोहम्मद गोरी के वहीं रहने लगे। और कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द बाण में बिल्कुल आपके क्या थे, परफेक्ट थे, शब्द बाण ही चलाते थे। अगर आप इनको ये बता दें कि इतनी हाइट पे इतनी लंबाई चौड़ाई का ये चीज है, तो इसमें अपना निशाना लगा देते थे। यही बात चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी को बताई, तो मोहम्मद गोरी ने बोला चलो उनका हम ये कर्तव्य देखते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं, ठीक है। तो चंद्र बरदाई ने क्या किया, चंद्र बरदाई ने 2 लाइन बोली और उनको बताया कि इतने गज पे ऐसे ऐसे बैठा हुआ है और चौहान इसको मार दीजिए। तो उन्होंने शब्द बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया था, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है चंद्र बरदाई और आपके पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और उसी के हिसाब से दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी दोनों की एक ही दिन हुई थी। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि जो आपकी संयोगिता थी और जो वहां की और औरतें थी, उन्होंने मोहम्मद गोरी की सेना के सामने समर्पण नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को मार दिया था, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं आपकी पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक अच्छी कहानी है, इसको याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा कि इनके कवि का क्या नाम था और इनकी जो बुक थी उनका क्या नाम था। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, इनका एक नाम और भी था, ठीक है, वो एग्जैक्ट मैं भी आपको बताता हूँ, वो लिख देता हूं मैं आपको, उसको कर लेना, ठीक है। तो इनका एक नाम और भी था, वो याद रखिएगा। इनका नाम था पृथ्वी भट्ट वालदी। क्या नाम था, पृथ्वी भट्ट। ये मैं चंद्र बरदाई का नाम बता रहा हूं आपको, पृथ्वी भट्ट, पृथ्वी भट्ट और आपका क्या था, वल्लादी। क्या था, पृथ्वी भट्ट वल्लादी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ था लाहौर में हुआ था 1148 में, ठीक है। अगर ये 1148 में हुए थे, ठीक है, और वो 1149 में, तो एक ही दिन तो हो नहीं सकते। और पृथ्वीराज चौहान का जो ज्यादा समय था, जो ज्यादा शासन था, इन्होंने अजमेर और दिल्ली से किया था। और ये अजमेर और दिल्ली में हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहे थे। क्या नाम है, पृथ्वी भट्ट वल्लादी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई का नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छी कहानी है, ठीक है, सारा अपना याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं मैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बनवाली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। तो कितनी बार हमने कर लिया, फतेहाबाद में। कहां पर है आपका, फतेहाबाद में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध स्थल मिताथल, मिताथल, क्या नाम है, मिताथल, मिताथल, मिताथल कहां पर है, हरियाणा के किस जिले में है। तो मिताथल बेसिकली आपका हरियाणा के कहां पर है, भिवानी में। कहां पर है, भिवानी में। और मिताथल से ही मैं आपको बता दूं, सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके, मिताथल भिवानी से सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और कौन से गुप्त शासक के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो है आपका समुद्र गुप्त। याद रखिएगा, समुद्र गुप्त के समय के सोने और चांदी के सिक्के भिवानी मिताथल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी ये वाला आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। लास्ट के क्वेश्चन आपके रह गए, देख लीजिए इनको क्या आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, टेंशन नहीं लेने का, बहुत है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 48 हरियाणा का सुग नगर। क्या है आपका, हरियाणा का सुग नगर। कौन सा नगर है, हरियाणा का सुग नगर, जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था, वर्तमान के किस जिले से संबंध रखता है। तो हरियाणा का सुग नगर जहां पर महात्मा बुद्ध ने दिया था, ये हरियाणा के किससे, यमुना नगर से संबंध रखता है। किससे, यमुना नगर से। यमुना नगर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हरियाणा का सुग नगर महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था, कहां पर है वो आपका, यमुना नगर से संबंध रखता है। योद्ध सिक्कों का,
योद्ध सिक्कों का अंकित ब्राह्मण देव, योग्य जो आपके योद्ध सिक्के हैं उस पे अंकित है, छपे हुए आपके ब्राह्मण देव का संबंध किससे था? तो उसका जो आपका संबंध था कार्तिकेय से। किससे था आपका? कार्तिकेय से। किससे? कार्तिकेय से। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अल्तकेर, डॉक्टर अल्तेकर, क्या नाम है? डॉक्टर अल्तेकर। जो पीछे अभी क्वेश्चन आया था त्रि वाला, यहां पर आपका क्या है? द्विन वाला है। ठीक है। तो डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार मुद्राओं पर अंकित द्विन घोतक किसका है? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, अर्जुन नायन और योद्धे संघ का है। किसका है? अर्जुन, क्या नाम है? अर्जुन नायन और योद्धे संघ का है। तो डॉक्टर अल्ते के अनुसार वहां आपका त्रि था, यहां पर आपका क्या है? द्विन है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला आता है पुष्यभूति वंश शासक प्रभाकर वर्धन ने होणों को पराजित कर किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर आपका क्या है? डी है। उन्होंने मालवा पे, गंधार पे, सिंध पे और ये सभी, इन सभी पे उन्होंने किसको हराकर? होणों को हराकर। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि होणों का आक्रमण किसके शासन में हुआ था, तो वो हुआ था आपका प्रभाकर वर्धन के शासन में। ठीक है। अगला है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऐसा बोला जाता है कि 16 जो उस समय जो आपका भारत था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है। तो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये था आपका अंगुत्तर निकाय। किसमें था? आपका अंगुत्तर निकाय में। तो इस अंगुत्तर निकाय में जो कि आपका बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों का आपको क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने एक साथ रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये हरियाणा के नाम, जो हरियाणा का नाम है उससे संबंधित है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, इन्होंने बोला है कि निम्न में से कौन हरियाणा शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है? ये क्वेश्चन था आपका। तो हमने बोला था ये सारे, हरि का अरण्य, हरितरण्य और भगवान शिव का घर, ये सभी थे। हरि का अरण्य, अरण्य का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था जंगल, क्या होता है आपका? फॉरेस्ट। ठीक है। तो ये सारे हरियाणा शब्द को स्पष्ट करते हैं। हरियाणा, हरि मतलब भगवान, हरियाणा का जो मतलब होता है वो होता है भगवान का घर। ठीक है। उसके बाद आया था पंच विश्व ब्राह्मण में, पंच विश्व ब्राह्मण में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर था ए था ब्रह्मवेदी। क्या नाम था आपका? पंच विश्व ब्राह्मण में ब्रह्मवेदी नाम से हरियाणा को संबोधित किया गया। कैसे याद कर सकते हैं? ब्राह्मण से ही बन जाता है आपका ब्रह्मवेदी। पंचविश ब्राह्मण में किस नाम से संबोधित किया गया हरियाणा को? ब्रह्मवेदी। पंचविश ब्राह्मण ब्रह्मवेदी, पंचविश ब्राह्मण ब्रह्मवेदी। ठीक है, इस नाम से आपको संबोधित किया गया। हरियाणा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है आपका भगवान का वास। तो ये अभी हमने पढ़ा है। इस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला है। ये क्वेश्चन हमने देखा था कि कौन सा वो पुराण है जिसमें हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाला। तो जो आपका कौन सा पुराण था? वो आपका सकंद पुराण। सकंद पुराण में हरियाणा को हरियाला के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वामन पुराण में नदियों का जिक्र किया गया है। कितनी नदियों का? हरियाणा में 9 नदियों का आपको जिक्र किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? उसके बाद है योद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो योद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। योद्ध काल में किस नाम से जाना जाता है? योद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से? युद्ध। आप ऐसे याद कर सकते हो, हरियाणा में बहुत युद्ध हुए थे। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में काफी ज्यादा युद्ध हुए थे। करनाल का युद्ध हुआ था, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि युद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे क्या हुए थे? आपके युद्ध हुए थे। तो युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, महाभारत के समय में भी, ठीक है, यहां पर हमने किया था महाभारत में। ठीक है, महाभारत में अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि महाभारत के समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो महाभारत के समय में क्वेश्चन आया हुआ है, महाभारत के समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्य के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। कब? महाभारत के समय में। ठीक है, तो याद रखिएगा, महाभारत के समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था? ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम था वो क्या था आपका? रज हरियाणा। क्या था? रज हरियाणा। तो हरियाणा के इतने नामों से संबोधित किया गया है। तो बेसिकली ये आपको वीडियो 2-3 बार करनी पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप चीजों को रिलेट करके करिए, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा हम पढ़ लेते हैं जो कि आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित है। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, तो इसी को अब कंटिन्यू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखो भैया क्वेश्चन क्या है, बेसिकली मैं बता देता हूं। ये आपके वर्तमान नाम है और ये आपके पुराने नाम। जो पुराने समय में नाम होते थे ये थे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर आपको जूम करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, मेवात का जो पुराना नाम है वो क्या है? सत्यमेवपुरम। क्या नाम है मेवात का पुराना? मेवात को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सत्यमेवपुरम के नाम से, सत्यमेवपुरम के नाम से जाना जाता था। और अब मेवात का जो नाम है वो कांग्रेस की सरकार में बदल दिया गया था और मेवात का नाम क्या रख दिया गया है? नुहू। क्या रख दिया गया है? नुहू। नुहू अब मेवात का नया नाम। उसके अलावा पलवल, पलवल से भी काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। पलवल का पुराना नाम क्या था? उपलबा या अपबाला। क्या था? उपलबा। पलवल का नाम था उपलबा या अपबाला, ये आपका पलवल का नाम था। गुरुग्राम का जो अब नया नाम है वो भी वही रख दिया गया है जो आपका पहले था। गुरुग्राम का जो संबंध है वो गुरु द्रोणाचार्य से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे और जो कौरव थे उस समय पर वो जो गांव था वो गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया गया था, वहां पर वो धनुष विद्या देते थे। ठीक है, उसके बाद आता है गुरुग्राम का नाम वही बदल दिया गया है। रोहतक का जो पुराना नाम है वो क्या था? रोहितास। रोहतक का पुराना नाम क्या है? रोहितास। ठीक है, ये तो नाम से ही हो जाएगा, रोहतक रोहितास। सोनीपत का पुराना नाम क्या है आपका? सोनप्रस्थ। पानीपत का जो पुराना नाम है आपका, ये आपको कई जगह पे पानप्रस्थ मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? कंफ्यूज मत करिएगा, कई जगह पे आपको पानीपत का जो नाम है पनपथ मिलेगा और कई जगह पर आपका पानीपत का जो पुराना नाम था वो क्या था? पानप्रस्थ। तो पानीपत का पुराना नाम क्या था आपका? पानप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद आता है करण, करनाल। करनाल का जो नाम है वो क्या है? करनताल। बेसिकली करनाल का जो संबंध है वो किससे था आपका? करण से था। करण के बारे में बोला जाता है कि वहां पर करनाल में एक झील है, करण झील, काफी फेमस है, वो ऑन द जीटी रोड पे ही है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो करण थे वो करण झील पे ही स्नान किया करते थे और उसी करण झील पे उन्होंने अपना जो कवच और कुंडल थे वो दान कर दिए थे। ठीक है, उसी करण झील के किनारे पर उन्होंने वो विष्णु भगवान को, ठीक है, वो क्या कर दिए थे? दान कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद आता है यमुनानगर। यमुनानगर का जो पुराना नाम है वो क्या था आपका? अब्दुल्लापुर। क्या नाम था? अब्दुल्लापुर। कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है वो क्या है आपका? स्थानेश्वर। कहीं पर ही आपको स्थानेश्वर मिलेगा, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको स्थानेश्वर। और अभी फिलहाल इसका पुराना नाम और क्या था? थानेश्वर। या तो थानेश्वर मिलेगा, थानेश्वर से भी पुराना नाम था स्थानेश्वर। तो इसका पुराना नाम क्या था आपका? स्थानेश्वर या फिर आपका थानेश्वर। थानेश्वर, स्थानेश्वर, थानेश्वर, स्थानेश्वर। अब इसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। और इसके बाद कैथल। कैथल का जो पुराना नाम है वो क्या है आपका? कपिल स्थल। कपिल स्थल भी लिखा मिलेगा कहीं पर आपको, कहीं पर आपको कपि स्थल मिलेगा। तो जो कैथल का पुराना नाम है वो आपका क्या है? कपि स्थल। ठीक है, और कैथल में ही आपका जो रजिया सुल्तान थी, जो एक मात्र दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली एक मात्र महिला थी, वो कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहां पर है आपका? कैथल में ही है। और कैथल में आपको पता होगा नवग्रह कुंड है, जिसकी उन कुंडों की वजह से कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है जींद। जींद का जो नाम है वो क्या है आपका? जैनपुरी। जींद का पुराना नाम आपका जैनपुरी है। और जैनपुरी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पांडवों ने वहां पर देवी जैनपुरी का एक मंदिर बनवाया था और युद्ध के समय पर वहीं पर उन्होंने अपनी जीत की मनोकामना की थी। और उसी मंदिर के नाम पर जींद का नाम क्या था? जयंतीपुर। बाद में इसका नाम क्या हो गया? अभी जींद है। और जींद को हरियाणा का हार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऐलनाबाद कहाँ है? सिरसा में। अग्रोहा। अग्रोहा का जो पुराना नाम है आपका क्या है? अयोहदक। क्या है? अयोहदक। इनसे कम क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपका सोनीपत से, पानीपत से, रोहतक से, एक आपका बहादुरगढ़ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैथल से क्वेश्चन आया हुआ, बट हम सारे करके चलेंगे। ठीक है, ऐलनाबाद का पुराना नाम क्या है? खड़ियार। क्या है? खड़ियार।
अग्रोहा का क्या नाम है आपका पुराना? अयोहदक। ये पुराने नाम है और वो नया नाम है, याद रखिएगा, कभी उसको पुराना कर दो। नवराष्ट्र, नवराष्ट्र का आपका जो नया नाम है वो क्या है? नारनौल। और नारनौल कहाँ है आपका? महेंद्रगढ़ में। ठीक है, नवराष्ट्र, नारनौल, नवराष्ट्र, और कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। पर परकर्तनाक, ये क्या है आपका? परकर्तनाक। और ये कहां पर है आपका? औरंगाबाद। और औरंगाबाद आपका कहां पर है? पलवल में। मैं आपको बता दूं, योद्धे गणराज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी आपकी? यही थी आपकी परकर्तनाक। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि राजधानी क्या थी, तो आपकी यही थी। उसके बाद आता है आपका बलरामगढ़। बलरामगढ़ किसका नाम है आपका? वल्लभगढ़ का। ठीक है, किसका नाम है आपका? वल्लभगढ़ का। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वल्लभगढ़ का पुराना नाम क्या है आपका? बलरामगढ़। इसके बाद आता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से भी क्वेश्चन आपका आया है कि बहादुरगढ़ का जो आपका पुराना नाम है वो क्या है आपका? शरफाबाद। क्या है आपका? बहादुरगढ़ का पुराना नाम शरफाबाद। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? ठीक है, इसको आप कैसे रिलेट करोगे? आप ऐसे कर सकते हो, जैसे बहादुर आदमी शरीफ होते हैं। ठीक है, जो आदमी बहादुर होते हैं वो किसी से लड़ते नहीं है, तो मैं याद कर लूंगा बहादुरगढ़ का क्या है आपका? शराफा। क्या है आपका? शरफाबाद। क्या नाम है बहादुरगढ़ का? शरफाबाद। मैं से इसको कनेक्ट कर सकता हूं कि जो बहादुर आदमी होता है वो बहुत शरीफ होता है, वो बिना बात किसी से नहीं लड़ता है। तो बहादुरगढ़ का मतलब क्या है? पुराना नाम शरफाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। महम का क्या है आपका? महेस्त। महम का जो पुराना नाम है आपका महेस्त है। और महम में आपकी 24 एक बाव, ठीक है, चलो 24 चबूतरा है एक आपका, 24 चबूतरा। ठीक है, जहां पर 24 गांव की जो पंचायत होती है वो फैसला करती है, 24। ठीक है, तो वो भी आपका कहां पर है? महम में है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पेहवा। पेहवा काफी फेमस है। पेहवा कहां पर आपका? कुरुक्षेत्र में। और पेहवा का जो पुराना नाम है क्या है आपका? परतदक। क्या नाम है पेहवा का? पुराना नाम आपका परतदक। क्या है? परतदक। इसके बाद आता है कालका। कालका का पुराना नाम क्या है आपका? कालकोट। क्या है आपका? कालकोट। पेहवा के बारे में कहा जाता है कि 800 से 900 ईस्वी के बीच में पेहवा एक काफी बड़ा बाजार था जहां पर घोड़ों का व्यापार होता था। और ये राजा मिहिर भोज के समय रहा है आपका 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। उस समय पर पेहवा काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है, वहां पर घोड़ों का व्यापार होता था, तो पेहवा उसलिए काफी आपका फेमस है। ठीक है, और पेहवा का पुराना नाम क्या था आपका? परतदक। युगंधर जगाधरी। जगाधरी का पुराना नाम क्या है आपका? युगंधर। क्या है आपका? युगंधर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और भी छोटी छोटी चीजें हम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद सोनीपत का देखो, ये रिवीजन हो जाएगा। सोनीपत का पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ है। औरंगाबाद कहां पर है आपका? अभी देखा था पलवल में। इसका नाम क्या है? परकर्तनाक है, जो कि आपकी योद्धे गणराज्य है उसकी क्या थी? आपकी राजधानी थी। गुरुग्राम का क्या था? गुड़गांव। स्पीदो का आपका पुराना नाम क्या था? स्पर्धमन। स्पीदो का पुराना नाम क्या है? स्पर्धमन। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है? कानोड। क्या है? कानोड। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है आपका? कानोड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है रेवाड़ी। रेवाड़ी, रवाबाड़ी। कहीं पर ये रवाबाड़ी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको रवाबाड़ी लिखा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली रेवाड़ी का जो पुराना नाम है वो क्या है आपका? रवाबाड़ी। अंबाला का जो आपका पुराना नाम है वो क्या है आपका? अंबवाला। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो ये शहर है, ये नगर है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, अंबाला की जो स्थापना की थी वो अंबा राजपूत ने की थी। अंबाला की किसने की थी? अंबाला की स्थापना अंबा राजपूत ने की थी। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का पुराना क्या नाम है? शरण यावत। क्या नाम है? शरण यावत। ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा रोहतक। ठीक है, वर्तमान शहरों के पुराने नाम रोहतक, रोहितास। ये भी आपने देखा। देखो जी, कंफ्यूज मत करिएगा, आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी। जैसे अभी यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का नाम है वो क्या है आपका? शरणायावत है। आप यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि कुरुक्षेत्र का पुराना नाम तो ये था आपका। ठीक है, ये आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कि क्या आपको ऑप्शन दे रखी है, उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आपका आता है कानोड़ हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। उसके बाद जैसे सिरसा का जो आपका पुराना नाम है वो क्या है? शेरिष्कम। सिरसा का पुराना नाम क्या है आपका? वर्तमान नाम और पुराना नाम। सिरसा का पुराना नाम क्या है? शिरस्कम। सिरसा में आपको बता दूं, क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है? आपका सिरसा है। इससे पहले जो आपका 2016 से पहले हुआ करता था, भिवानी आपका क्षेत्र वाइज सबसे बड़ा जो आपका जिला हुआ करता था भिवानी हुआ करता था, बट
दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 के बाद जब चरखी दादरी को एक नया जिला घोषित किया गया भिवानी से अलग करके, तो उसके बाद सिरसा आपका हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला बन गया। ठीक है, इसका जो आपका क्षेत्रफल है लगभग, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 4700 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जो आपका भिवानी है, भिवानी का जो एरिया है आपका लगभग 4200 है, और जो आपका चरखी दादरी है वो आपका लगभग 1150 के आसपास। किसके आसपास है? 1150 के आसपास है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो उससे पहले पूरा अकेला भिवानी हुआ करता था, तो वो आपका सिरसा से क्या था? बड़ा था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है फतेहाबाद। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? आपका इकदार। क्या था फतेहाबाद का पुराना नाम? इकदार। जींद का जयंतीपुर था, पलवल का अपलवा था। ठीक है, पीछे देखना, मैंने आपको बोला था हर जगह पे अलग अलग नाम मिलेगा। पलवल का अपलवा था। हांसी का जो पुराना नाम है आसी था। क्या था? आपने पढ़ा होगा आसीगढ़ का किला। हांसी का किला हो या आसीगढ़ का किला हो, बात एक ही है। और वो कहां पर है? आपका हांसी में। तो हांसी का जो पुराना नाम है वो क्या है? आसी। क्या है? आसी। और हांसी का किला हो या आसीगढ़ का किला हो, बात एक ही। ठीक है, महम का महेश है। पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर है। कैथल का कपिल स्थल है। क्या है आपका? कपिल स्थल। मैंने बोला था ना, कहीं पर आपको ये कपि स्थल मिलेगा, जैसे यहां पर हमने देखा था कपि स्थल था, और यहां पर जो आपका नाम है क्या है? कपिल स्थल। थानेसर का पुराना नाम क्या है? आपका स्थानेश्वर। तो यहां से आप याद रखिएगा कि स्थान जो थानेसर है उसका जो पुराना नाम है क्या है? आपका थानेसर का पुराना नाम आपका क्या है? स्थानेश्वर। ठीक है, जगाधरी का युगंधर है। कालका का कालकुट है। नारनौल का नर राष्ट्र। देखो वहां पर नव राष्ट्र है और नर राष्ट्र है, नव या नर जो भी आपको दिखे वो कौन है? आपका नारनौल है। असंध का असंधिवत है। अग्रोहा का अग्रोध का है। बहादुरगढ़ का सरफाबाद है। और पेहवा का परतुदक है। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं वास्तु अवशेष से, कहाँ से क्या क्या अवशेष आपको मिले। ठीक है, जैसे मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष मौर्यों के समय के, ठीक है, जैसे कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, उनके समय के जो आपके अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? वो आपके हिसार और फतेहाबाद से मिले। कहां से मिले हैं? हिसार और फतेहाबाद से। हिसार और फतेहाबाद नगर की जो स्थापना है किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और यहाँ पर फतेहाबाद की 1351 में की थी और आपकी हिसार की 1354 में की थी। ठीक है, उसके बाद आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है कि आपका हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहां से मिले। ये आपके हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की जो सभ्यता थी उसके जो आपके अवशेष मिले हैं और आभूषण मिले हैं, कहां से मिले हैं? कुनाल फतेहाबाद से मिले हैं। कुनाल कहां से मिले हैं? फतेहाबाद से। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके उनके समय के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? आपके भिवानी से मिले हैं। कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कुषाणों के समय के जो आपके सोने और चांदी के सिक्के, कुषाणों के समय के सोने और चांदी के जो आपके सिक्के हैं वो कहां से मिले हैं? आपके मिताथल। कहां से मिले हैं? भिवानी से। तो मिताथल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके समय के हैं? देखो ये याद रखिएगा, सिक्के आपसे पूछे जाते हैं किस किस के समय के। ये तो है आपके कुषाण कालीन, एक आता है आपका समुद्रगुप्त कालीन, एक आता है आपका हर्ष कालीन, एक आता है आपका गुप्त कालीन, एक आता है कुनिंद कालीन। तो ये अलग अलग आपके हर्ष कालीन अलग है, समुद्रगुप्त कालीन अलग है, कनिष्क कालीन आपके अलग है। तो इनको याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये देखो हड़प्पा सभ्यता से पहले के जो आपके अवशेष हैं, ठीक है, कहां से मिले हैं? कुनाल फतेहाबाद से। हड़प्पा सभ्यता के जो आपके अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं? आपको मिथातल भिवानी से मिले हैं। इंडो ग्रीक सिक्के, ठीक है, जो आपकी कुषाण कालीन सिक्के कहां से मिले? आपके मिथातिल भिवानी से। इंडो ग्रीक सिक्के ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक सिक्के जो आपके मिले हैं वो है आपका खोखरा कोट, और ये कहां पर है? आपका रोहतक में। यहां से जो इंडो और ग्रीक उनको मिक्सचर जो सिक्के हैं, ठीक है, इंडियन सभ्यता और जो आपकी ग्रीक सभ्यता उनको बोल दिया जाता है इंडो ग्रीक सिक्के। कहां से मिले? आपके खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। सोने तथा तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? आपके मिथातल भिवानी से मिले हैं। सिक्के ढालने के ढांचे, जो आपके सिक्के बनाए जाते हैं उसको ढालने के क्या होते हैं? सांचे होते हैं।
वो सांचे आपको कहां से मिले हैं, बल्कि सिक्के ढालने के सांचे आपको खोखरा कोट और आपका औरंगाबाद से मिले हैं। कहां से मिले हैं आपके, खोखरा कोट और औरंगाबाद। औरंगाबाद अभी आपने देखा था कहां है, पलवल में है, और खोखरा कोट आपका कहां है, रोहतक में। तो सिक्के बनाने के, आप ये बोल सकते हो सिक्के बनाने के ढांचे कहां से मिले। उसके बाद आता है आपका योद्धकालीन सांचे। योद्धकालीन सांचे भी आपको खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। टकसाले कहां से मिले आपको, अग्रोहा, बरवाला और आपको औरंगाबाद। तो टकसाले आपको कहां से मिले, टकसाले वो जगह होती हैं जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो टकसाले कहां से मिले हैं आपको, अग्रोहा, बरवाला और औरंगाबाद से मिली है। कुनिंद कालीन सिक्के, कुनिंद कालीन सिक्के आपको करनाल, जगाधरी और बुढ़िया से मिले। पता है आपको बुढ़िया कहां पर है, बुढ़िया बेसिकली यमुनानगर के पास में एक जगह है जहां पर बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल कहां पर है आपका, वो यमुनानगर में है, ठीक है। और इसको बुढ़िया का रंग महल भी बोल दिया जाता है, और इसको बीरबल का रंग महल भी बोल दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो मुगल थे वहां पर आके अपना, मतलब एक तरीके से फार्म हाउस था उनका, मौज मस्ती किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के कहां से मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के समय के सोने चांदी के सिक्के कहां से मिले हैं आपको, मिथातल भिवानी से मिले हैं। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं वो कहां से मिले आपको, रोहतक से मिले हैं। देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर समुद्रगुप्त लिखा है तो कहां से मिले हैं, मिथातल भिवानी से। सिर्फ गुप्तकालीन लिखा है तो कहां से मिले हैं आपके, रोहतक से मिले हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। जो आपको सिक्के बनाने के जो आपके खांचे हैं वो कहां से मिले हैं, खोखरा कोट और आपकी औरंगाबाद से मिले हैं। टकसाले कहां से मिली है, अग्रोहा, बरवाला, औरंगाबाद से। और कुनिंद कालीन सिक्के करनाल से मिले हैं। कैसे कुनिंद, कैसे करनाल, कैसे कुनिंद, कैसे करनाल, और जगाधरी और बुढ़िया से मिले हैं, ठीक है। समुद्र कालीन सिक्के आपने देख लिया कहां से मिले हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब देखते हैं, समुद्र कालीन सिक्के मिथातल से मिले हैं आपके। गुप्त कालीन सिक्के रोहतक से मिले हैं। शुंग कालीन सिक्के आपको शुग से मिले। शुग आपको देखा था ना, अभी एक शहर था जहां पर आपका महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था, कहां था, रोहतक में था, ठीक है। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, ताम्र होता है तांबा, हर्ष के समय की जो तांबे की मुद्राएं हैं वो कहां से मिली, सोनीपत से मिली है। कहां से मिली है, सोनीपत से। योद्धे गणराज्य की मोहरें, योद्धे गणराज्य की जो आपकी क्या बोलते हैं, कैपिटल थी, राजधानी थी, वो अभी हमने देखा था क्या थी, प्रकृतनाथ थी, ठीक है। योद्धे गणराज्य की मोहरें औरंगाबाद, भिवानी से आपकी मिली हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। समुद्रगुप्त के सिक्के कब मिले हैं, कहां से मिले हैं आपके, मिथातल भिवानी से मिले हैं। गुप्तकालीन रोहतक से मिले हैं। हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं सोनीपत से मिली हैं। योद्धे गणराज्य की मोहरें कहां से मिली हैं, ये औरंगाबाद, ये भिवानी से ही है बट औरंगाबाद से हैं, ठीक है। सोने तथा तांबे के सिक्के मिथातल भिवानी से। सिक्के डालने के जो ढांचे हैं खोखरा कोट और आपका औरंगाबाद से। योद्धे कालीन सांचे, ये आपके सांचे मिले खोखरा कोट रोहतक से। टकसाले कहां से मिली है आपकी, टकसाले मिली है भाई आपकी अग्रोहा से मिली है, बरवाला से, और आपकी क्या थी, औरंगाबाद से, यहां से मिली है। समुद्रगुप्त कालीन सिक्के आपको मिथातल से मिले। ये आपको याद रखना पड़ेगा इतनी सारी चीजें, क्योंकि इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको याद जरूर रखिएगा, और ये पेपर के हिसाब से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा काफी सारे ये और भी हैं चीजें, उनको अगली क्लास में करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि इसके बाद हमें क्या क्या, और यहाँ से जो आपका प्राचीन इतिहास है वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये सारे आपके हैं, पेहवा वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा कुरुक्षेत्र और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो इनको अगली क्लास में करेंगे। अगर अभी करते हैं तो ये 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अभी काफी सारी चीजें बची हुई हैं तो इनको हम देखेंगे, यहाँ से इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो जो चीजें हम देखते जाएंगे उनके बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलो। तो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी जो आपके अगस्त से लेकर दिसंबर तक पेपर होने वाले हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% आप ये करके जाओगे ना, यहाँ पर हरियाणा जीएस के आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।